नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज 2.0 सॉल्यूशन में आज दूसरा टेस्ट। कल एक टेस्ट हमने किया था, आज दूसरा टेस्ट है वैदिक युग, जिसमें वैदिक साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और अनुष्ठान। इसके अलावा महाजनपद काल के अलावा मगध का उदय, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा मौर्य वंश की स्थापना, विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला। इन टॉपिक से संबंधित आज का टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। कल की तरह आज के टेस्ट में भी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप अंत तक वीडियो देखना जरूर। करते हैं आज के टेस्ट को शुरू। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल से संबंधित सही कथन है। ऋग्वेद काल से संबंधित इनमें से कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला है कि ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, तो ये बात सत्य है। इसके साकल, बालखिल्य व वास्कल 3 पाठ है, तो ऋग्वेद के 3 पाठ नहीं है, बल्कि ऋग्वेद के जो 5 पाठ है, जिसमें साकल है, बालखिल्य है, वास्कल है, और साकल, बालखिल्य, वास्कल, इसके अलावा सांख्यायन और आशुलायन भी है। तो इसके जो 5 पाठ है, ना कि 3। तीसरा है कि इस परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता है। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता है, तो ये बात है जो सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 नंबर है जो इसका गलत है। तो 1 और 3 शायद सही कथन पूछे हैं, 1 और 3। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं साकल, वास्कल, सांख्यायन, आशुलायन, मांडुक्य। परिवार का स्वामी कुलप अथवा गृहपति कहलाता है। गांव का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन या राष्ट्र का स्वामी जनपति या राजन्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित सही तथ्य है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से इनमें। तो उत्तर वैदिक काल से सही तथ्य पूछा। पहला है कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को वारतीय कहा गया। अथर्ववेद में मगध के लोगों को वारतीय कहा गया, यह बात सत्य है। दूसरा है कि पांचाल के राजाओं में परवहान, जाबाली व श्वेत केतु के नाम मिले हैं। पांचाल के राजाओं में परवहान, जाबाली व श्वेत केतु के नाम मिले हैं, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। सर्वोच्च शासक को जो एकराट कहा गया, यह बात भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। 1, 2, 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अथर्ववेद में मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है। पांचाल के पांचाल के राजाओं में परवहान, जाबली व श्वेत केतु के नाम मिलते हैं। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में अंग, बंग व मगध का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में बृहस्पति और उसकी पत्नी जुहू की कथा मिलती है। कौन से वेद में बृहस्पति और उसकी पत्नी जुहू की कथा मिलती है। तो यह मिलती है ऋग्वेद के अंदर, 1 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में पुरूर्वा उर्वशी स्वाद तथा एल स्वाद, बृहस्पति व जुहू की कथा का उल्लेख मिलता है तथा ऋग्वेद के प्रसिद्ध कथन अस्तो मां सदगम्य व सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला है कि ऋग्वेदिक काल में राजा को समिति द्वारा चुने जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में राजा को जो समिति के द्वारा चुने जाने का उल्लेख मिलता है, यह सही है। दूसरा, अथर्ववेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में वर्णन हुआ है, यह भी सत्य है। तीसरा, अथर्ववेद में विश्व द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में विश्व के द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामवेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का विवरण है।
सामवेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर सरस्वती नदी के प्रकट होने और विलुप्त होने का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है सामवेद के तांड्य ब्राह्मण में। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय तलवरकार, सामविधान, वंश, आस्य व संहितोपनिषद, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ तरफ कुछ अधिकारियों के नाम और उनके पद के नाम दे रखे हैं, तो उनको सुमेलित करना है। सबसे पहले अक्स्वाप। अक्स्वाप है जो कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। सॉरी, अक्स्वाप है जो द्युत निरीक्षक को कहा जाता है। द्युत निरीक्षक को जो अक्स्वाप कहा जाता है। दूसरा छत्री। छत्री है जो घरेलू कार्य का अध्यक्ष होता था। तीसरा देवारिक। देवारिक है जो राजमहल के द्वार का अधिकारी होता था। और चौथा संग्रहिता। संग्रहिता है जो कोषाध्यक्ष को कहा गया। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 4। 3, 1, 2, 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नियों की जानकारी मिलती है, जिनमें राजन्य जो राजा, महिषी या मुख्य रानी होती थी। तीसरा रत्न पुरोहित जो सबसे प्रमुख व सर्वोच्च रत्न होता था। सेनानी या सेना का प्रधान होता था। सूत, सूत जो रथ सेना का नायक होता था। ग्रामणी जो गांव का मुख्य होता था। सत्ता या छत्री प्रतिहारी या द्वारपाल को कहते थे। संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत या वित्त मंत्री को कहा गया। अक्स्वाप जो द्यूत क्रीड़ा में राजा का सहयोग और लेखाधिकारी होता था। और गोवीकर्तन जो आखेटक या गवाध्यक्ष होता था। इसके अलावा पालागल। पालागल जो राजा का मित्र व दूत और पाल की ढोने वाला विदूषक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य जोड़ा कौन सा है? इसमें से कौन सा जो सत्य जोड़ा है? सबसे पहला शतुद्री। शतुद्री जो सतलज नदी को कहा गया। शतुद्री सतलज नदी को कहा गया, यह बात सत्य है। दूसरा अस्किनी। अस्किनी है जो चिनाब नदी को कहा गया। अस्किनी चिनाब नदी को कहा गया, यह भी सत्य है। विपाशा। विपाशा जो रावी नदी को नहीं बल्कि विपाशा कहा गया है व्यास नदी को। विपाशा जो व्यास नदी को कहा गया है। रावी नदी को पुरुषनी कहा गया। रावी नदी का जो वैदिक काल में नाम मिलता है, यह पुरुषनी नदी मिलता है, ना कि विपाशा। तो तीसरा इसका गलत है। चौथा चौथे नंबर ऑप्शन में है वितस्ता। वितस्ता जो झेलम नदी को कहते हैं, ये सत्य है। पुरुषनी। पुरुषनी जो रावी नदी को कहा गया है। और व्यास का जो वितस्ता कहा गया है। तो 3 और 5 सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 4 है जो सुमेलित है। तो इसमें पूछा सत्य जोड़ा कौन सा है? तो 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों, संपूर्ण ऋग्वेद में 25 तथा वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। शतुद्री, सतलज नदी, अस्किनी चेनाब नदी, विपाशा व्यास नदी, वितस्ता झेलम नदी और पुरुषनी जो रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस सूक्त से किस सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया और शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद के कौन से सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया और शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मंडूक सूक्त में। नास्त्य सूक्त संवाद और नाटक की जानकारी। कैसे सूक्त में जैन तीर्थंकरों की जानकारी। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी तथा मंडूक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया व शिक्षा पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 राज्य युद्ध से संबंधित सत्य कथन छांटे। 10 राज्य युद्ध से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है कि इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में नहीं बल्कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर त्रितसु व पुरुजन के मध्य हुआ। यह युद्ध जो पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी जो रावी नदी थी, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया। पुरुषनी नदी के तट पर त्रितसु व पुरुजन के मध्य हुआ, यह सत्य है। तीसरा, त्रितसु का नेता सुदास व पूर्वों का नेता पुरुकुत्स था, यह भी सत्य है। चौथा कि सिरिंज कबीले में ने राजा सुदास का साथ दिया था। सिरिंज कबीले ने
राजा सुदास का साथ दिया था, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर जो इसका असत्य है। 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में त्रितसु भरत जन का राजा सुदास विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व का है। जन्म से पूर्व का इसमें से कौन सा संस्कार है? तो जन्म से पूर्व का जो संस्कार है वह इसमें संस्कार है पुष्पन और सीमांतो नयन। बाकी बाकी सारे जो संस्कार है यह जन्म के बाद के हैं। गौतम धर्म सूत्र में 40, वैशानक में 18 तथा सभी धर्म शास्त्रों संस्कारों की संख्या 16 बताई है। जन्म से पूर्व के संस्कार गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोन्नयन है। बाकी 13 संस्कार जन्म के बाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर का कारण और कथन दे रखे हैं। एक में का कारण दे रखा है और दूसरा जो कथन दे रखा है। तो पहला कारण है कि सूदखोरी, व्यापार व समुद्र यात्रा द्वितीय नगरीकरण की आर्थिक आवश्यकता थी। सूदखोरी, व्यापार व समुद्र यात्रा द्वितीय नगरीकरण की आर्थिक आवश्यकता थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा का कारण दे रखा है कि द्वितीय नगरीकरण की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के कारण जैन व बौद्ध दर्शन लोकप्रिय हुए, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों ही इसके बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। व्यापार, वाणिज्य, सूदखोरी एवं समुद्र यात्रा जो कि द्वितीय नगरीकरण की आर्थिक आवश्यकताएं थी। जैन व बौद्ध धर्मों के दर्शन इनके समर्थक थे, जिस कारण तत्कालीन समाज में जैन व बौद्ध दर्शन लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपलाद व शौनक किस वेद की शाखाएं हैं? पिपलाद व शौनक किस वेद की शाखाएं हैं? तो यह अथर्ववेद की शाखाएं। 4 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद की शाखाएं साकल और वास्कल, आशोलाइन की आशोलाइन शाखाएं और मांडुक्य। यजुर्वेद की शाखाएं हैं शुक्ल कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद की शाखाएं कौथम, जैमिन्य, राणन्य। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पीपलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम तीनों आश्रमों तीन आश्रमों जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है यह हमें मिलता है जाबालो उपनिषद में, जिसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इस मंडल में किसकी स्तुति की गई? ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। इस मंडल में स्तुति किसकी की गई? तो इसमें स्तुति की गई है विष्णु की। ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे व सातवें में क्रमशः इंद्र, विष्णु व पूषण की स्तुति की गई। तीसरे मंडल में देवी सूक्त है जो विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र संकलित है। गायत्री मंत्र सवित्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ ऋग्वेदिक शब्दावलियां दे रखी है, इनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला है होत्री। होत्री क्या है? होत्री जो ऋचाओं का सैस्वर गायन करना को होत्री कहा गया। दूसरा उद्गाता। उद्गाता किसे कहते थे? तो उद्गाता कहा गया, सॉरी, होत्री जो है, होत्री कहा गया देवताओं को यज्ञ में बुलाना, इसे होत्री कहा गया। दूसरे नंबर पर है उद्गाता। उद्गाता है जो ऋचाओं का सैस्वर गायन करने वाले को उद्गाता कहा गया। तीसरे नंबर पर है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो कहा गया यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना और अध्वर्यु जो याज्ञिक कर्मकांडों की समुचित समुचित अनुष्ठान करवाना। तो एक में दो, दो में तीन, तीन में चार और चार में जो एक। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करने हैं। एक तरफ वेदों के नाम दे रखे हैं और सामने उसके उपनिषदों के नाम दे रखे हैं, तो इनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला इसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय।
ऐत्रेय जो उपनिषद है यह ऋग्वेद का उपनिषद है। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपनिषद है मैत्रायणी। तीसरे नंबर पर है सामवेद, सामवेद का उपनिषद है जैमिन्य। और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है मुंडक। तो एक में तीन, दो में एक, तीन में दो और चार में चार, 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी और तैत्तिरीय उपनिषद। सामवेद के उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी पुनः सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित करना है इसमें वो आर्यों की मूल स्थान बता रखे हैं और सामने विद्वानों के मत दे रखे हैं। तो कौन कौन से विद्वानों ने आर्यों के मूल स्थान कौन से बताए हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस का जो मत दिया था यह दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने। तो गॉर्डन चाइल्ड ने जो आर्यों का दक्षिणी रूस मूल निवास बताया था। दूसरा नंबर है डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी का जो मत दिया था यह दिया था गाइल्स ने। तीसरे नंबर पर है मध्य भारत, मध्य भारत का जो मत प्रतिपादन किया था यह क्या था राजबली पांडे ने। और सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल स्थान बताया था अविनाश चंद्र पांडे ने। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार और चार में तीन, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया या बैक्टीरिया क्षेत्र कहा था। गाइल्स ने डेन्यूब नदी या हंगरी का क्षेत्र बताया था। पेंका और हार्ट ने जर्मन स्कैंडिनेविया बताया था। हेरिंग और गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था। गंगानाथ झा ने ब्रह्मऋषि देश कहा था। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया था। और दयानंद सरस्वती तथा पारजिटर ने जो तिब्बत का क्षेत्र आर्यों का मूल निवास बताया था। इसके अलावा राजबली पांडे ने मध्य भारत, एल.डी. काला ने कश्मीर हिमालय, डी.एस. त्रिदेव ने देवी का प्रदेश, मुल्तान क्षेत्र, बेनेफे ने काला सागर और एनसीईआरटी के अंदर जो आर्यों का मूल निवास बताया गया है यह आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद कालीन राजाओं व राज्यों का सही युगम क्या है? उपनिषद कालीन राजाओं व राज्यों का सही युगम इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो सही युगम है यह जनक, जनक विदेह के शासक थे। 3 नंबर ऑप्शन। राजा जनक का संबंध विदेह से है। अशोपति का संबंध कैकेय से है। अशोपति का जो संबंध है कैकेय से है। अजातशत्रु का संबंध काशी से। परवाहन जाबेली का संबंध पांचाल से। वहीं जन्मेजय का संबंध है जो कुरु जनपद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। कथन किस वेद से संबंधित है? तो यह कथन कौन से वेद में है कि युद्ध का जो प्रारंभ है यह मनुष्य के मस्तिष्क में होता है? तो यह कथन हमें मिलता है अथर्ववेद में। 3 नंबर ऑप्शन। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या तथा युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होना कथन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन सेप आख्यान, सुन सेप आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो सुन सेप आख्यान है जो यह ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन। सुन सेप आख्यान वह पुत्र संसार से पार लगाने वाला नौका वक्तव्य ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। जल पलावन की कथा, दुष्यंत भरत कथा, याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद, पुनर्जन्म का सिद्धांत आदि सतवत ब्राह्मण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय उद्घोष सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय उद्घोष है सत्यमेव जयते यह कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया है मुंडक उपनिषद से। 2 नंबर ऑप्शन। सत्यमेव जयते वह यज्ञ टूटी नौका के समान वक्तव्य मुंडक उपनिषद से संबंधित है। निष्काम कर्म सिद्धांत ईशोपनिषद, अतिथि देवो भव
तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? कौन से वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो अथर्ववेद का जो कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, जबकि ऋग्वेद का ऐत्तिरेय कौशितकी, सामवेद का छांदोग्य जैमिनी और यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय व शतपथ आरण्यक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिमूर्ति व निरास्यवाद के तत्व किस उपनिषद में दिखाई देते हैं? त्रिमूर्ति व निरास्यवाद के जो तत्व कौन से उपनिषद में दिखाई देते हैं? तो यह मिलते हैं हमें मैत्रायण उपनिषद में। त्रिमूर्ति व निरास्यवाद के तत्व त्रिमूर्ति व निरास्यवाद के तत्व मैत्रायणी उपनिषद में दिखाई पड़ते हैं तथा श्वेताश्र उपनिषद में नवदा भक्ति का उल्लेख तथा परमात्मा को रुद्र व जगत को माया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त किस सूक्त में दिखाई देते हैं? भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त कौन से सूक्त में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नासदीय सूक्त के अंदर। नास्त्य सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त जो विवाह सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रसिद्ध सूक्त है, जिनमें नास्त्य सूक्त में भारतीय नाटक संवाद के आरंभिक सूत्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ ऋग्वेदिक शब्दावलियां दे रखी है जिनको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है कुल्या। कुल्या किसे कहा गया? तो कुल्या कहा गया नहर को। कुल्या जो नहर को कहा गया। दूसरे नंबर पर है तंतुआय। तंतुआय कहा गया जुलाहा को। तीसरे नंबर पर है अवत। अवत किसे कहा गया? तो अवत कहा गया कुएं को। और चौथे नंबर पर है किनास। किनास किसे कहा गया? किनास कहा गया हल चलाने वाले को। तो एक में तीन, दो में चार, तीन में दो और चार में एक। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सबसे पहला कि स्पूनर ने मौर्यों को पारसिक बताया। स्पूनर ने मौर्यों का जो पारसिक बताया था, तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त को अग्रमीज। ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त को अग्रमीज व जेंडरमीज कहा है। ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त को अग्रमीज और जेंडरमीज कहा है। तो ग्रीक लेखकों ने जो अग्रमीज और जेंडरमीज कहा था, यह चंद्रगुप्त को नहीं कहा था, बल्कि यह कहा था धनानंद को। धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, इसे कहा था अग्रमीज और जेंडरमीज। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त का प्राचीनतम उल्लेख। चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह बात सत्य है। चौथा है कि महावंश में चंद्रगुप्त को वृषल कुलहीन कहा गया। महावंश में चंद्रगुप्त को जो वृषल कुलहीन कहा गया, तो यह जो चंद्रगुप्त को वृषल अथवा कुलहीन कहा गया था, यह महावंश में नहीं बल्कि यह कहा गया था मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, इसके अंदर चंद्रगुप्त को वृषल व कुलहीन कहा था, ना कि महावंश में। तो 4 नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो 1 और 3 सही है और 2 और 4 है जो गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछे 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज व जेंडरमीज धनानंद को कहा, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, मेगस्तीन स्टेबो जस्टिन ने, एंड्रोकोटस एरियन व प्लूटार्क ने, व सेंड्रोकोप्टस पिलिकार्स ने कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल अथवा कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार को किन ग्रंथों में बिंदुपाल कहा गया है? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार को कौन से ग्रंथों में बिंदुपाल कहा गया है? तो यह कहा गया चीनी ग्रंथ फा युएन चू लिन। 2 नंबर ऑप्शन। चीनी ग्रंथ फा युएन चू लिन में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया। कन्नड़ ग्रंथ राजा बलि कथा में उसे सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसाल तथा अन्य पुराणों में वारिसार तथा यूनानी लेखक एथेनियस ने अमित्रोकेडस व स्टेबो ने अलित्रोकेडस या अमित्रघात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। पहला, तक्षशिला विद्रोह के दमन हेतु सर्वप्रथम सुसीम को भेजा जो असफल रहा। तक्षशिला विद्रोह के दमन हेतु सबसे पहले जो सुसीम को भेजा था जो असफल रहा, यह बात सही है।
दूसरा ऑप्शन है कि तक्षशिला विद्रोह के दमन हेतु अशोक को भेजा, जो विद्रोह दमन करने में सफल रहा था। तो पहले सुसीम को भेजा जो असफल रहा, फिर अशोक को भेजा जो सफल रहा था। तो 2 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि अशोक तक्षशिला का प्रांतपति था जबकि सुसीम उज्जैन का प्रांतपति। तो ये गलत है। जो तक्षशिला का प्रांतपति था यह सुसीम था और उज्जैन का प्रांतपति है जो अशोक था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है तक्षशिला के निवासियों ने कहा, न हम सम्राट के विरुद्ध है और न राजकुमार के विरोधी, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं। तो ये बात अशोक से कही थी तक्षशिला के निवासियों ने, ये बात भी सत्य है। तो 3 नंबर इसका गलत है। 1, 2 और 4 है जो इसके सत्य हैं। 1, 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। अशोक उज्जैन का प्रांतपति था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला तथा मध्य प्रांत की राजधानी उज्जैन थी, जबकि तक्षशिला का प्रांतपति सुसीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों को पहचानिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों को पहचानिए। सबसे पहला कथन, इसमें से सत्य कथन बताने। पहला कथन है कि प्लिनी के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्टेबुक सीरिया के शासक एंटियोकस प्लिनी के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि प्लिनी ने बताया था कि टोलमी का जो मिस्र का टोलमी शासक था, इसने डायन्योसियस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंटियोकस के डाइमेकस दूत का विवरण प्लिनी ने नहीं दिया था। एंटियोकस नामक जो दूत भेजा था इसका उल्लेख स्ट्रेबो ने किया है, ना कि प्लिनी ने। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन है कि स्ट्रेबो के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो मिस्र के शासक टोलमी ने डायनोसियस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ना, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी पिलनी ने, ना कि स्टेबो ने। तो इस बात का जो उल्लेख किया टोलमी ने डायनोसियस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, यह उल्लेख पिलनी ने दिया, ना कि स्टेबो ने। तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कि दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो यह बात सत्य है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान है जो खल्लाटक था। चौथा ऑप्शन है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बिंदुसार को धृष्ट धृष्ट साहसी प्रगल्भ वाक निपुण तथा प्रियवादी यानी कि मधुभाषी कहा गया। तो यह बात है जो सही है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अंदर बिंदुसार को धृष्ट यानी साहसी, प्रगल्भ यानी वाक निपुण और प्रियवादी यानी कि मधुभाषी कहा गया था। तो 3 और 4 इसमें सही है और 1 और 2 है जो गलत है। 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। स्ट्रेबो ने कहा कि सीरिया के शासक एंटियोकस नामक दूत भेजा, जबकि प्लिनी ने कहा कि मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में उसे मगध का राजा कहा गया? अशोक के किस अभिलेख में उसे मगध का राजा कहा गया? तो यह कहा गया था उसे भाब्रू अभिलेख के अंदर। भाब्रू अभिलेख में जो अशोक को मगध का राजा बताया है। 2 नंबर ऑप्शन। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज, मगध का राजा कहा गया। यह अभिलेख जयपुर में बिजक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है और 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वर्ष रज्जुकों को न्यायिक व दंडात्मक अधिकार प्रदान किए गए? अशोक के किस वर्ष में रज्जुकों को न्यायिक व दंडात्मक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये किए गए थे राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। 4 नंबर ऑप्शन।
चतुर्थ स्तंभ लेख में रज्जुकों के कार्यों तथा उनके राज्याभिषेक के 40वें वर्ष में न्यायिक व दंडात्मक अधिकार सौंपे गए। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धर्म यात्रा व राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि 303 ईसा पूर्व में की शर्तों में असत्य शर्त कौन सी है? तो चंद्रगुप्त के मध्य और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई थी, इसमें से कौन सा कथन है जो संधि की शर्त से मैच नहीं करता? तो सबसे पहला है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया जो कंधार का क्षेत्र था, प्रोपनिसडाई काबुल का क्षेत्र और एरिया जो हेरात का क्षेत्र तथा जेड्रोसिया मकरान तट के प्रदेश दिए थे। तो सेल्यूकस ने ये 4 प्रदेश चंद्रगुप्त को दिए थे, ये बात सत्य है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी प्रदान किए थे, तो ये बात गलत है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी उपहार में नहीं दिए थे, बल्कि चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को नहीं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए थे, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, यह भी सत्य है। चौथा है कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक दूत अराकोसिया से चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, यह बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इस संधि का विवरण स्टेबो एपियानस व प्लूटार्क ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ अभिलेख या शिलालेखों के नाम दे रखे हैं और उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी, ये हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला इसमें मानसेहरा मानसेहरा का जो अभिलेख है, मानसेहरा के अभिलेख की जो खोज की गई थी, मानसेहरा के अभिलेख की खोज 1889 में की गई थी कनिंगम के द्वारा। तो कनिंगम के द्वारा मानसेहरा अभिलेख की खोज की गई थी। दूसरा नंबर पर है धोली। धोली का जो अभिलेख है, इसकी खोज की थी किटो ने की थी 1837 के अंदर। तीसरे नंबर पर है कालसी का जो अभिलेख है, इसकी खोज 1860 में फॉरेस्ट के द्वारा की गई। और चौथे नंबर पर है सोपारा का जो अभिलेख है, इसकी खोज भगवान लाल ने 1882 के अंदर की थी। तो 1 में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 1, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। शाहबाज गढ़ी पेशावर में जनरल कोर्ट ने 1836 के अंदर, तो यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, 1886 में जनरल कोर्ट ने इसकी खोज की थी। मानसेरा जो हजारा में, इसकी कनिंगम ने 1889 में की थी। कंधार कंधार की खोज कंधार के अभिलेख की खोज डॉक्टर सलूमबर्ग ने 1964 में की थी। कालसी जो देहरादून में, इसकी खोज फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी। गिरनार जो कर्नल टोड ने 1822 में की थी। पहला अभिलेख सोपारा थाने, इसकी खोज भगवान लाल ने 1882 में। धौली जो पुरी में है, इसकी खोज किट्ठो के द्वारा 1837 में। जोगड़ की जो खोज की थी, इसकी जोगड़ जो उड़ीसा के अंदर है, इस जो जोगड़ की खोज की थी वाल्टर इलियट ने 1850 में। एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर, इसकी खोज अणु घोष ने 1929 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिसानी नामक अधिकारी किस व्यवस्था से जुड़े हुए थे? पुलिसानी नामक अधिकारी कौन सी व्यवस्था से जुड़े हुए थे? तो वह गुप्तचर व्यवस्था से, 1 नंबर ऑप्शन। प्रतिवेदन व पुलिसानी गुप्तचर व्यवस्था के अधिकारी थे। प्रतिवेदक प्रजा की गतिविधियों की सूचना का गोपनीय प्रतिवेदन सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करते थे। पुलिसानी बड़े अधिकारी थे। मेगस्थनीस तथा डियोडोरस ने इन्हें एपिस्कोपोई तथा एरियन तथा स्टेबो ने इन्हें एफोराई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, तो इन नदियों के नामों को जो सुमेलित करना है। नदियों के ये यूनानी नाम है, जो वैदिक काल में जो नदियां थी, इन
नदियों के यूनानी नाम सामने दे रखे हैं, इन यूनानी नामों से हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहला है झेलम। झेलम को यूनानी नाम यूनानी में क्या कहा गया, तो झेलम को कहा गया था हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस, झेलम को हाइडेस्पीस कहा गया। दूसरे नंबर पर है व्यास। व्यास को कहा गया था हाइफोसिस। व्यास को हाइफोसिस। तीसरे नंबर पर है रावी को रावी को हाइड्रोटिस, और सतलज को है जरड्रोस। जरड्रोस है जो ये यूनानी नाम दिए गए थे। तो एक में चार, दो में तीन, तीन में एक, और चार में दो। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। झेलम को हाइडेस्पीज, रावी को हाइड्रोटिस, चिनाब को अकेसनीज, व्यास को हाइपेसिस व सतलज को जेरड्रोस या हेसिड्रोस यूनानी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला है आर्टविक। आर्टविक किसे कहा गया, तो आर्टविक कहा गया था वन विभाग के अधिकारी को। आर्टविक है जो वन विभाग के अधिकारी को कहा गया था। वहीं राजमहलों की देखरेख करने वाले अधिकारी को जो देवारिक कहा गया था। तो राजमहलों के देखरेख करने वाले अधिकारी को देवारिक कहा गया। और आर्टविक जो होता था, आर्टविक का कार्य होता था वो वन विभाग का प्रधान। दूसरे नंबर देवारिक। देवारिक है जो राजमहलों की देखरेख करने वाला होता था। तीसरे नंबर पर है कर्मांतिक। कर्मांतिक, कर्मांतिक जो है यह उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। और चौथे नंबर पर है अंतर्वशिक। अंतर्वशिक का जो कार्य होता था वह होता था सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रधान। तो एक में तीन, एक में तीन, दो में एक, तीन में चार, और चार में दो। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी सुमेलित करना है। यहाँ पर जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन जिन को भेजा था, तो कौन कौन से प्रचारकों को भेजा और कौन कौन से स्थान पर भेजा, ये सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मंजतिक। मंजतिक को जो भेजा गया था, यह भेजा गया था कश्मीर और गांधार। मंजतिक को जो कश्मीर और गांधार क्षेत्र में भेजा था। दूसरे नंबर पर धर्म रक्षित। धर्म रक्षित को अप्रांतक भेजा। तीसरे नंबर पर महादेव। महादेव को महिष मंडल मैसूर प्रांत में भेजा था। और सोन व उत्तर को, सोन व उत्तर को जो सुवर्ण भूमि में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार, और चार में तीन। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु मंजतिक को कश्मीर व गांधार, महारक्षित को यवन देश, मज्जिम को हिमालय देश, धर्म रक्षित को अप्रांतक पश्चिमी बंगाल, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को महिषमंडल मैसूर, रक्षित को वनवासी उत्तरी कन्नड़, सोन व उत्तर को सुवर्ण भूमि तथा महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म के स्वरूप संबंधित कथनों में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अशोक के धर्म के स्वरूप सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कि भंडारकर ने अशोक धर्म को सार्वभौम बताया। अशोक धर्म को सार्वभौम किसने बताया था, तो अशोक धर्म को सार्वभौम भंडारकर ने नहीं बताया था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि सेनाट महोदय ने कहा कि अशोक का अपना आविष्कार है। अशोक का अपना आविष्कार है जो, यह भी सेनाट महोदय का कथन नहीं है। सेनाट महोदय का कथन भी नहीं है। यह कथन है रोमिला थापर का। जो अशोक का अपना आविष्कार, अशोक के धर्म को जो अशोक का अपना आविष्कार कहा था, यह सेनाट महोदय ने नहीं बल्कि यह बात कही थी रोमिला थापर ने। तो दो नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि फादर हेरोस व मैकफेल ने इसे ब्राह्मण धर्म बताया। फादर हेरास ने और मैकफेल ने जो अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म बताया, यह बात सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि नीलकंठ शास्त्री ने अशोक धर्म को नैतिक आचार संहिता बताया। नीलकंठ शास्त्री ने अशोक धर्म को जो नैतिक आचार संहिता बताया, यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने तीन और चार। दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। फ्लीट ने राजधर्म, स्मिथ व राधा मुखर्जी ने सभी धर्मों की साझी संपत्ति, रामाशंकर त्रिपाठी ने सार्वभौम धर्म, भंडारकर ने उपासक धर्म, फादर हेरास व मैकफेल ने ब्राह्मण धर्म, रोमिला थापर ने अशोक का अपना आविष्कार,
सेनाट ने पूर्णतया बौद्ध धर्म व नीलकंठ शास्त्री ने नैतिक आचार संहिता बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि अशोक ने राजूकों को न्यायिक व दंडात्मक अधिकार प्रदान किए। अशोक ने राजूकों को जो न्यायिक व दंडात्मक अधिकार प्रदान किए, यह बात सत्य है। दूसरा, अशोक के द्वितीय शिलालेख में यवन राजा एंटोकस का उल्लेख है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में यवन राजा एंटोकस का उल्लेख है, यह भी सत्य है। तीसरा कि अशोक के 5 शिलालेख में रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की घोषणा की गई। तो रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की जो घोषणा की थी, यह 5 शिलालेख में नहीं की थी, यह की थी चौथे शिलालेख के अंदर, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि अशोक ने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी, यह 11वें वर्ष में नहीं की थी, बल्कि यह की थी 13वें वर्ष में, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो सत्य कथन पूछे 1 नंबर और 2 नंबर जो इसका सत्य होगा, 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। अशोक के चौथे शिलालेख में रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की घोषणा है तथा अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया, जिसका निर्माण करवाया गया था। तो सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, 2 नंबर ऑप्शन। सांची व भरहुत के मूल स्तूपों के निर्माण का श्रेय अशोक को दिया जाता है। सांची के कुल 3 स्तूपों की प्राप्ति हुई, जिसमें से स्तूप संख्या 1 का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला है कि मौर्य स्तंभ प्रस्तर खंडों से निर्मित है। तो मौर्य जो स्तंभ है यह प्रस्तर खंडों से निर्मित है, यह बात जो इसकी गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि मौर्य स्तंभ सपाट है, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। मौर्य स्तंभ है जो सपाट है, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, तो यह बात सही है। तीसरा कि अशोक के स्तंभ चौकी पर स्थित है, जबकि ईरानी स्वतंत्र है। अशोक के स्तंभ जो चौकी पर स्थित है, जबकि ईरानी स्वतंत्र है। तो अशोक स्तंभ कोई चौकी पर नहीं है, बल्कि सपाट जमीन पर ही स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा कि अशोक के स्तंभ में अत्यधिक चमकदार व उल्टा कमल घंटा लटकाया हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो सत्य कथन पूछा है, 2 नंबर और 4 नंबर जो इसके राइट होंगे, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। अशोक के स्तंभ एकास्म पत्थर के बने हुए हैं तथा स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं। यह पोलिसदार उल्टा कमल घंटा व स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति बनाई गई है। अशोक के स्तंभ बिना किसी चौकी या आधार के भूमि पर स्वतंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ स्तंभों के नाम दे रखे हैं और सामने कुछ पशुओं की आकृतियां, तो कौन कौन से स्तंभ पर कौन से पशु की आकृति है? सबसे पहला है सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ के स्तंभ पर है जो 4 सिंह की आकृति है। लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर एक सिंह की आकृति है। इसके अलावा संकिसा का स्तंभ, संकिसा के स्तंभ में एक हाथी की आकृति है और रामपुरवा के स्तंभ में एक बैल की आकृति है। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह, रामपुरा प्रथम स्तंभ पर एक सिंह व दूसरे पर बैल, लोरिया नंदनगढ़ पर एक सिंह, वैशाली स्तंभ पर एक सिंह, संकिसा स्तंभ पर एक हाथी व सांची स्तंभ पर 4 सिंह स्थित है। नोट: लोरिया अरेराज कौशाम्बी स्तंभ लेख शीर्ष विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के प्रतिवेदकों को किस शिलालेख में यह कहा है कि अशोक ने प्रतिवेदकों को किस शिलालेख में यह कहा है कि वह चाहे कहीं भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, अंतपुर में हो, गौशाला में हो, पालकी में हो, बगीचे में हो, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना दे। तो
इस बात का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो यह मिलता है अशोक के छठे शिलालेख में, षष्ठम शिलालेख, 3 नंबर ऑप्शन। अशोक ने षष्ठम शिलालेख में प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया है कि वह चाहे कहीं पर भी हो, चाहे खाना खा रहे हो, अंतपुर में हो, गौशाला में हो, पालकी में हो, बगीचे में हो, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में औपायनिक क्या था? मौर्य काल में औपायनिक क्या था? तो मौर्य काल में औपायनिक था विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट को जो औपायनिक कहा जाता था। तो राजा को जो भेंट दी जाती थी उस भेंट को औपायनिक कहा जाता था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। औपायनिक या उत्संग विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। मेगस्थनीज ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, यह बात सही है। दूसरा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, मेगस्थनीज एवं पंतजलि मेगस्थनीज एवं पंतजलि कौटिल्य के नाम से उल्लेख करते हैं, कौटिल्य के नाम का उल्लेख करते हैं। तो मेगस्थनीज व पंतजलि ने कौटिल्य का नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि अशोक व कौटिल्य ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए दंड का विधान किया है। तो यह बात भी सत्य है। अशोक व कौटिल्य ने अपने ऊपर आश्रित एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों को दंड का विधान किया था। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। केवल 3 नंबर ऑप्शन। मेगस्थनीज व पंतजलि कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता, जबकि कौटिल्य के अनुसार भारत में अकाल पड़ता है। कौटिल्य ने 10 प्रकार की तथा अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों का सही क्रम क्या है, प्राचीनता से नवीनता की ओर। तो अशोक के अभिलेखों का सही क्रम पूछा है, तो इसमें जो सही क्रम है, लघु शिलालेख, उसके पश्चात वृहद या दीर्घ शिलालेख और उसके पश्चात स्तंभ शिलालेख। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अभिलेखों से उसके शासन के 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। प्राचीनता से नवीन क्रम की ओर सबसे पहले लघु शिलालेख लगाए, उसके बाद दीर्घ या वृहत शिलालेख और सबसे बाद में लगाए थे स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रशासनिक पदों का सही काल क्रम बचा पहचानिए हम बढ़ते क्रम में। तो प्रशासनिक अधिकारियों के कालक्रम पूछे हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा राजूक। राजूक जो भू राजस्व या भूमि मापन से जुड़ा अधिकारी होता था। राजू के पश्चात आएगा महामात्र। महामात्र जो होता था वह उच्च अधिकारी होता था, जो कुमार आर्यपुत्र की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। और तीसरे नंबर पर आएगा पारदेशिक। पारदेशिक जो है यह महामात्र होता था। पारदर्शिक स्थानिक तथा गोप के कार्यों की जांच करने वाला होता था। तो पारदर्शिक जो गोप के कार्यों की जांच करने वाला होता था। तो राजुक, महामात्र और फिर उससे आएगा पारदर्शिक। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। पदों का प्रशासनिक क्रम बढ़ते राजुक, पारदेशिक और महामात्र है। राजुक जो भू राजस्व व भूमि मापन से जुड़ा अधिकारी था। पारदेशिक पारदेशिक जो स्थानिक तथा गोप के कार्यों की जांच करता था। महामात्र महामात्र जो उच्च अधिकारी, जो कुमारों, आर्यपुत्रों अथवा राष्ट्रीय प्रांतीय वायसराय की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगस्थनीज ने दिया है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन का जो विस्तृत विवरण मेगस्थनीज ने दिया है, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की नगरीय समिति 30 सदस्यों की 6 उप समितियों, प्रत्येक में 5-5 में विभाजित थी।
तो पाटलिपुत्र की जो नगरीय समिति है वह 30 सदस्यों की थी, जिसमें 6 उप समितियां थी और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य थे, तो टोटल 30 सदस्य थे। यह बात भी सत्य है। तीसरा, प्रथम समिति व्यापार वाणिज्य की देखरेख संबंधी थी। तो प्रथम जो समिति है यह व्यापार वाणिज्य से संबंधित देखरेख संबंधी थी। ये प्रथम समिति जो उद्योग और शिल्प कार्यों से संबंधित थी, ना कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है जो गलत होगा। चौथा है कि मेगास्थनीज नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहता है। मेगास्थनीज जो नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहता है, ये बात भी सही है। तो सत्य कथन 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, दो दो नंबर ऑप्शन। मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने नगरीय प्रशासन को 6 समितियों में विभाजित किया। प्रथम समिति उद्योग व शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों का देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन व जनगणना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है जो चतुर्थ समिति है। पंचम समिति जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठम समिति है जो बिक्री कर वसूल करना, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ लेख में यह वर्णित है कि मैंने प्राणियों की सूची जारी की जिनकी हत्या करना मना है। अशोक के कौन से स्तंभ लेख में यह वर्णित है कि मैंने प्राणियों की सूची जारी की है जिनकी हत्या करना मना है? तो यह उल्लेख मिलता है अशोक के पंचम स्तंभ लेख में। अशोक ने पंचम स्तंभ लेख के अनुसार राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद उन प्राणियों की सूची जारी की जिनकी हत्या करना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ मूर्ति और मरण मूर्तियां दे रखी है। मूर्ति और मृण मूर्तियां जो कौन से स्थान से हमें प्राप्त होती है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है यक्ष की प्रस्तर मूर्ति। यक्ष की जो प्रस्तर मूर्ति मिलती है यह मिलती है मथुरा के परखम नामक स्थान पर। दूसरे नंबर पर है यक्षिणी की प्रस्तर मूर्ति। यक्षिणी की प्रस्तर मूर्ति जो मध्य प्रदेश के बेसनगर से प्राप्त हुई थी। तीसरे नंबर पर है हाथी की प्रस्तर मूर्ति। हाथी की प्रस्तर मूर्ति जो उड़ीसा के धौली नामक स्थान से मिली है। और नर्तकी की मृण मूर्ति जो बुलंदी बाग पटनी से प्राप्त हुई है। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। यक्ष की प्रस्तर मूर्ति परखम मथुरा से, यक्षिणी की प्रस्तर मूर्ति बेसनगर मध्य प्रदेश से, हाथी की प्रस्तर मूर्ति धौली उड़ीसा से और नर्तकी की मृण मूर्ति बुलंदीबाग पटनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर अशोक के कुछ नाम दे रखे हैं और इन नामों का उल्लेख कौन से लेख में या शिलालेख में मिलता है यह हमें सुमेलित करना है। तो अशोक का जो अशोक वर्धन नाम मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है विष्णु पुराण के अंदर। दूसरा महाराज कुमार, अशोक का जो महाराज कुमार नाम मिलता है यह मिलता है पनगुड़िया लेख में। तीसरा बुद्ध साक्य कहा मास के लघु लघु लेख में। और अशोक को रान्यो या राजा अशोक कहा गया था कंगनहली शिलालेख में। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अशोक को अशोक वर्धन विष्णु पुराण में, बुद्ध साक्य मास के लघु लेख में, महाराज कुमार पनगुड़िया लेख में, रान्यो या राजा आलोक अशोक कंगनहली लेख में, प्रियदर्शी राजा भाब्रू लेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं, उनके पदों के नाम दे रखे हैं, तो उनके पदों के नाम से उनके कार्यों को सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष जो यह पासपोर्ट अधिकारी होता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी को कहा गया। दूसरा है मानना अध्यक्ष। मानना अध्यक्ष जो है यह कहा गया दूरी एवं समय संकेतों से संबंधित अधिकारी। तीसरा है विविधता अध्यक्ष। विविधता अध्यक्ष जो है चारागाहों का अध्यक्ष होता था। और चौथा है सुना अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। तो 4, 3, 2 और 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी, मानाध्यक्ष दूरी व समय संकेतकों से संबंधित अधिकारी, विविधता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष और सुना अध्यक्ष जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं। अब मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे, उन प्रांतों के नाम दे रखे हैं और उन प्रांतों की राजधानियाँ दे रखी है। तो प्रांतों की राजधानियाँ कौन-कौन सी थी, ये सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। दूसरे नंबर पर है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। तीसरे नंबर पर प्राच्य या प्राची। प्राच्य या प्राची की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी थी कौशल्य। तो 2, 1, 4 और 3। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों या चक्रों में विभाजित था, जिनमें उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, मध्य प्रांत की राजधानी उज्जैन, प्राच्य या प्राची की पाटलिपुत्र व कलिंग की राजधानी कौशल्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन स्रोतों में अशोक के राज्यकाल में हुई तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है? अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, उनकी जानकारी इन निम्नलिखित कौन से ग्रंथों में या कौन से अभिलेख में प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है, एक तो दीपवंश में और दूसरी मिलती है महावंश में। तो दीपवंश और महावंश के अंदर इनकी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में और दिव्यवदान ग्रंथ में इस तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी नहीं मिलती। तो दीपवंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में हुई तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी प्राप्त होती है। तो 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी, जबकि अशोक के अभिलेखों में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पकोदक सनिरोधे। पकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो यह जुर्माना कौन सा जुर्माना था? तो यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लगने वाला जुर्माना। मौर्य काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना लिया जाता था। पकोदस सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा सड़क पर कचरा कचरा या कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था, जबकि गली में कूड़ा फेंकने पर पासुद्या सेरथ्या नामक जुर्माना लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जो विद्वानों ने मत दिए थे, तो इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है? हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था कि अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति है जो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण था। वहीं जो आर्थिक संकट जो बताया था, आर्थिक संकट ये बताया था हरप्रसाद शास्त्री ने नहीं बताया था। हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य का काल का जो पतन का कारण बताया था वह धार्मिक संकट बताया था। तो हरप्रसाद शास्त्री ने जो धार्मिक संकट बताया था, ना कि आर्थिक संकट। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा रोमिला थापर। रोमिला थापर ने केंद्रीय प्रशासन, अप्रशिक्षित नौकरशाही व राष्ट्रीयता की कमी है जो मौर्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कहा था। और निहार रंजन रे ने जनता का विद्रोह बताया था मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसमें असुमेलित है। हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य पतन का कारण धार्मिक संकट, डीडी कौशाम्बी ने और आर एस शर्मा ने मगध की नवीन प्रौद्योगिकी का अन्य क्षेत्र में प्रसार तथा राधा मुखर्जी ने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का होना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यवन राजाओं के नाम और यवन राजाओं के क्षेत्र दे रखे हैं। इन यवन राजाओं के जो नाम है ये अशोक के वृत्त शिलालेख के अंदर अंकित है। तो कहाँ के राजा का नाम क्या क्या नाम अंकित है वो सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है अंत्योक। अंत्योक जो है यह अंत्योक है सीरिया के शासक का नाम। अंत्योक सीरिया के शासक का नाम है जो अशोक के शिलालेख में अंकित है। दूसरे नंबर पर है तुर्मे। तो तुर्मे जो मिस्र के शासक का नाम अंकित है अशोक के शिलालेख के अंदर। तीसरा नंबर पर है मग। मग जो है यह सीरिन या साइरिन के शासक का नाम है। चौथे नंबर पर है अंतेकिन। अंतेकिन जो है यह है मैसिडोनिया के शासक का नाम। और पांचवें नंबर पर है अलिक सुंदर। अलिक सुंदर है जो एपिरस के शासक का नाम है जो अलिक सुंदर अशोक के 13वें वृहद शिलालेख के अंदर
अंकित है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4, 4 में 5 और 5 में जो 3। तो 2, 1, 4, 5 और 3। 2, 1, 4, 5 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। वृहद शिलालेख संख्या 13 में वृहद शिलालेख संख्या 13 में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे। अंत्योक अंत्योक जो सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय जो शिलालेख संख्या 2 में मिलता है। इसके अलावा तुर्मे जो मिस्र का शासक टोलमी फिलाडेल्फ द्वितीय था। अंत्यकिन जो मैसिडोनिया का शासक है एंटीगोनस था। मग जो साइरिन या सिरिन का शासक था। अलेक्सुंदर जो एपिरस का शासक अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम दिव्यवदान व वी.एस. स्मिथ के अनुसार क्या था? तो दिव्यवदान ग्रंथ और वी.एस. स्मिथ के अनुसार अशोक के धम्म यात्राओं का क्रम क्या था? तो इसमें धम्म यात्राओं का जो क्रम था वह धम्म यात्राओं का इसमें क्रम बताया गया। यहाँ सबसे पहले गए थे लुम्बिनी 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 के जो पश्चात गए थे लुम्बिनी के पश्चात कपिल वस्तु और कपिल वस्तु के पश्चात बोध गया। कपिल वस्तु के पश्चात बोध गया गए थे। बोध गया के पश्चात सारनाथ सारनाथ के पश्चात श्रावस्ती और सबसे अंत में थे कुशीनगर। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु, फिर बोध गया के पश्चात सारनाथ, सारनाथ के पश्चात श्रावस्ती और श्रावस्ती के पश्चात जो कुशीनगर। ये जो यात्रा का क्रम का हमें उल्लेख मिलता है यह दिव्यवदान ग्रंथ में मिलता है और वी.ए. स्मिथ ने भी यही क्रम बताया है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दिव्यवदान व वी.एस. स्मिथ के अनुसार अशोक ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर की धार्मिक यात्राएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर कुछ अशोक के स्तंभ लेख दे रखे हैं और उसकी खोज किसने की थी या उस स्तंभ से संबंधित। तो सबसे पहला है सारनाथ। सारनाथ का स्तंभ 1 नंबर पर स्तंभ है। सारनाथ का स्तंभ जिसकी खोज की गई थी 1905 में ओरेल स्टाइन के द्वारा। ओरेल स्टाइन ने जो सारनाथ के स्तंभ की खोज की थी 1905 में। तो ए में जो 4 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है कौशाम्बी। कौशाम्बी का कैप्टन बर्ट ने 1834 में। तीसरे नंबर पर जो है यह निगिलवा सागर जो फ्यूरर ने 1895 में खोज की थी। और चौथे नंबर पर है रोमन देई जो अभिलेख है। रोमन देई अभिलेख के अंदर यह एक आर्थिक स्तंभ है, आर्थिक स्तंभ लेख है। तो एक के अंदर 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में जो 3 नंबर। तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अशोक के राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेखों पर है। निगिलवा सागर व रोमनदेई अभिलेख की खोज 1895 में फ्यूरर ने की थी तथा रोमनदेई अभिलेख में राजस्व कर की मात्रा 1/6 से घटाकर 1/8 करने का उल्लेख मिलता है। सारनाथ की खोज ओरेल स्टाइन ने 1905 में, कौशाम्बी कैप्टन बर्ट ने 1834 में और निगिलो सागर की फ्यूरर के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से बताने सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कथन है कि मेगस्थनीज व स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगस्थनीज ने और स्ट्रेबो ने दोनों ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, यह भी सत्य है। तीसरा मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में 5 वर्ग बताए हैं। तो मेगस्थनीज ने जो भारतीय समाज में 5 वर्ग नहीं बल्कि भारतीय समाज में 7 वर्ग बताए हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि अशोक के वृहत शिलालेख संख्या 9 में दास या भृतक का उल्लेख मिलता है। तो दास या भृतक का जो उल्लेख मिलता है यह अशोक के 9वें शिलालेख में मिलता है। यह बात भी सही है। तो इसमें पूछा है सही कथन कौन से है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर जो है इसका असत्य है।
एक दो और चार, एक दो और चार, 4 नंबर ऑप्शन। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा: दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, शिकारी, कारीगर, शिल्पी व व्यापारी, योद्धा, सैनिक, निरीक्षक है जो गुप्तचर को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली से संबंधित सत्य कथन छांटे। गांधार कला शैली से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से इनमें से? तो सबसे पहला है कि यह कला पुरुष प्रधान तथा यथार्थवादी कला है। गांधार कला है जो पुरुष प्रधान तथा यथार्थवादी कला है, तो यह बात सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन है कि इस कला शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो गांधार कला शैली में बनी, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि इस कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। तो गांधार कला शैली में जो लाल बलुआ पत्थर का नहीं बल्कि भूरे रंग का प्रयोग होता था। तो भूरे पत्थरों का प्रयोग होता था, ना कि लाल बलुआ पत्थर का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि इस कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ। तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वह इस गांधार कला में नहीं बनी थी। गांधार कला में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनी है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वह बनी थी मथुरा शैली के अंदर। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनती है मथुरा शैली में। तो 4 नंबर ऑप्शन में इसका गलत है। पांचवा कि इस कला शैली को भारतीय यूनानी शैली भी कहा जाता है। गांधार कला शैली को भारतीय यूनानी शैली भी कहा जाता है, यह बात है जो सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 2 और 5 सही है और 3 और 4 जो असत्य है। 1, 2 और 5, 2 नंबर ऑप्शन। गांधार कला शैली में भूरे व स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया, जबकि लाल पत्थर का प्रयोग मथुरा शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही बनाई गई है। यह कुषाण काल से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरूच के संबंधित सत्य कथन को पहचाने। भरूच स्तूप से संबंधित सत्य कथन बताने। पहला कि अजात शत्रु द्वारा बुद्ध के दर्शन व उनकी वंदना का अंकन मिलता है। अजात शत्रु के द्वारा बुद्ध के दर्शन व उनकी वंदना का अंकन मिलता है, यह बात सत्य है। दूसरा, तोरण द्वारा प्रसन्नजीत द्वारा बुद्ध की वंदना का अंकन मिलता है, यह भी सत्य है। तीसरा, इस स्तूप पर मानवीय, पशु व पक्षी के रूप में 24 जातक कथाओं का अंकन मिलता है, तो यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इस स्तूप में बुद्ध की मानव मूर्ति का अंकन मिलता है। तो इस स्तूप पर भरूच का जो स्तूप है इस पर बुद्ध की मानव मूर्ति का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो सही कथन 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। भरूच स्तूप पर बुद्ध की मानव मूर्ति कहीं नहीं मिलती, बल्कि उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि प्रतीकों के रूप में अंकन मिलता है। इसमें गरुड़ ध्वज का प्राचीनतम अंकन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण दे रखे हैं। तो एक कथन और दूसरा उसका कारण दे रखा है। इनमें से बताना है कि दोनों में से कौन कौन से सत्य हैं। पहला कि परवारणा में वर्षावास की समाप्ति पर वार्षिक परिशुद्धों के रूप में संघ के सदस्यों को परवारणा पर्व में सम्मिलित होकर अपने अपराधों की स्वीकृति करना आवश्यक होता था, तो यह बात सत्य है। दूसरा कि परवारणा संस्कार अपराध की स्वीकारोक्ति है, जो कि पातिमोक्ष के नियमों पर आधारित है, यह बात भी सही है। तो ए और आर दोनों है जो इसके राइट होंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, 2 नंबर ऑप्शन। परवारना संस्कार एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि थी, जो कि पतिमोक्ष के नियम पर आधारित थी। इसमें अपराधों की स्वीकारोक्ति की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दो सूचियां दे रखी है, इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची के अंदर बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं और दूसरे सूची के अंदर जो उस घटनाओं से संबंधित स्थान है। तो सबसे पहला है बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो आप सबको पता है, वो है लुम्बिनी। ए में 3 नंबर होगा। दूसरे नंबर दूसरे नंबर पर ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यह हुई थी बोध गया में।
तीसरे नंबर पर है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना सारनाथ से जुड़ी है। और चौथे नंबर पर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह हुआ था कुशीनगर में। तो डी में 4 नंबर, 3, 2, 1 और 4, 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन है, इसमें से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कि केवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए। केवल्य द्वारा सुख और दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी है जो जैन कहलाए, यह बात सही है। दूसरा कि महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि जैन धर्म पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करता, तो यह बात गलत है। जैन धर्म जो पूर्व जन्म को स्वीकार करता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। चौथा है कि जैन अनुयायी के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। जैन अनुयायी के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को जो स्थान मिला, 4 नंबर ऑप्शन भी इसका राइट होगा। तो इसमें पूछा असत्य है, तो असत्य इसमें 3 नंबर है। जैन धर्म पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया था। तीर्थंकर महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित किए गए पुण्य या पाप के अनुसार ही उच्च या निम्न कुल में जन्म होता है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग ही मोक्ष पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तीसरी शताब्दी ईस्वी में योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो योगाचार संप्रदाय की जो स्थापना की थी यह की थी मैत्रेय के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। योगाचार या विज्ञानवाद महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसके संस्थापक मैत्रेय या मैत्रेय नाथ थे। योगाचार इस बात की व्याख्या करता है कि हमारा मन किस प्रकार हमारे अनुभवों की रचना करता है। इसके अनुसार मन से बाहर संवेदना का कोई स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति महाजनपदकालीन पंचमार्क या आहत सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। महाजनपदकालीन जो पंचमार्क या जो आहत सिक्के उनमें से कौन इनमें से कौन सी आकृति है जो इन सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। तो इस पर स्वास्तिक की आकृति उत्कीर्ण है। स्वास्तिक के अलावा 6 ताड़ी के पहिए की आकृति भी उत्कीर्ण है और सर्प की आकृति भी उत्कीर्ण है। लेकिन प्रवाहित नदी का चित्र इन पंचमार्क या आहत सिक्कों पर नहीं मिलता। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। पंचमार्क या आहत मुद्राएं धातु की वे मुद्राएं हैं जो गर्म करके फिर उन पर पंचमार्क यानी चिन्ह का ठप्पा लगाया जाता था। इन सिक्कों पर 500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं जिनमें हाथी का, वृक्ष का, मछली, अर्धचंद्रमा, सर्प, सूर्य इत्यादि का चित्रण या चिन्ह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ आधुनिक स्थल दे रखे हैं और सामने महाजनपदकालीन शहर दे रखे हैं। तो महाजनपदकालीन शहरों का आधुनिक स्थलों से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है चारसाद। चारसाद है जो यह महाजनपदकालीन पुष्कलावती का क्षेत्र था, यह बात सत्य है। दूसरा कौशाम्बी, कौशाम्बी जो कोसम का क्षेत्र था, यह भी सत्य है। तीसरा वाराणसी, वाराणसी है जो वाराणसी को महाजनपद कालीन में राजापुर नहीं बल्कि राजा राजघाट कहा था। तो वाराणसी को जो राजघाट कहा था ना कि राजपुर, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमिलित है। और चौथा है श्रावस्ती, श्रावस्ती को सहेत महेत कहा गया, यह बात भी सही है। तो इसमें पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 3 नंबर जो इसमें सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 4 सही है परंतु 3 गलत है क्योंकि आधुनिक वाराणसी को राजघाट कहा जाता है। यह राजाओं का निवास स्थल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहला है कि राजगृह सूती व रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। राजगृह जो सूती और वस्त्रों का प्रमुख केंद्र राजगृह नहीं था, बल्कि सूती व रेशमी वस्त्रों का जो प्रमुख केंद्र था वह था वाराणसी। वाराणसी है जो सूती व रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है कि अजात शत्रु ने कौशल का विलय मगध में किया। कौशल का विलय मगध में जो अजात शत्रु के द्वारा किया गया, यह बात इसकी सही है। 3 नंबर ऑप्शन है कि अथर्ववेद में मगध व अंग निवासियों को वार्त्य कहा गया। अथर्ववेद के अंदर मगध और अंग के निवासियों को जो वार्त्य कहा गया, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि मगध शासक कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था, यह बनाया था उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। कालाशोक ने जो मगध की राजधानी बनाई थी, वह बनाई थी वैशाली को। तो कालाशोक ने वैशाली को राजधानी बनाया था, ना कि पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया, यह उदयन ने बनाया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो इसमें पूछा गलत कौन से है, तो 1 और 4। पहला भी इसमें गलत था। जो सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है वो राजगृह नहीं, वाराणसी था। तो पहला और चौथा दोनों ऑप्शन इसके असत्य है। काशी की राजधानी वाराणसी सूती व रेशमी वस्त्रों तथा घोड़ों का केंद्र था। कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया, जबकि पाटलिपुत्र को राजधानी जो उदयन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई थी। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी वैशाली में। 2 नंबर ऑप्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में सर्वकामिन साब कमीर की अध्यक्षता में वैशाली में संपन्न हुई। इस समिति में महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। यह परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था, जिसका नेतृत्व महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका प्रधान केंद्र जो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो वे है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। 3 नंबर ऑप्शन। जैन धर्म सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तीनों जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो कौन से नगर का संबंध जो महावीर से नहीं है, तो इसमें होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी है जो बुद्ध का जन्म स्थान है, ना कि महावीर का। तो इसमें महावीर का संबंध लुम्बिनी से नहीं है। वैशाली, चंपा और पावापुरी ये तीनों स्थान महावीर स्वामी से संबंधित है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। अन्य तीनों नगर महावीर स्वामी से संबंधित है। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्वाण तथा चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य कथन है। जैन धर्म के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है। सबसे पहला कि 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसादी कहलाते थे। 5वीं सदी में कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित हुआ उसे बसादी कहा गया, यह सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कि देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। तो जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया था, हाँ, लेकिन उनका जो स्थान है वो जिन से नीचे रखा था, लेकिन देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया था, इसमें नहीं किया। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। तो जैन धर्म में कृषि और युद्ध को वर्जित माना, क्योंकि जिनसे अहिंसा होती है।
हिंसा होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, असत्य है जो 2 नंबर होगा। जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 4 कथन है, इनमें से बताने हैं कौन कौन से सत्य कथन है। सबसे पहला कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह बात सत्य है। दूसरा, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं, बल्कि उनके उपदेश होते थे सांसारिक समस्याओं को लेकर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। तो महात्मा बुद्ध ने जो दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था, यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताना है 1 और 3। 1 और 3 2 नंबर है जो उसका असत्य है, 1 और 3 सही है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ नामक स्थान पर दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं में लगाया, वे व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं उलझे। क्योंकि उस समय आत्मा और परमात्मा के विषय पर जोरों से चर्चा चल रही थी। बुद्ध कहते थे संसार दुख में है और मनुष्य की इच्छाएं लालसा दुख का कारण है। अगर इस पर विजय पाई जाए तो मनुष्य का निर्वाण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिले दान पर ही जीवन जीते थे। तो यह बात सत्य है। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर मानते थे। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि दोनों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं माना, बल्कि ब्राह्मण धर्म ने तो जन्म के आधार पर माना, वहीं बौद्ध धर्म ने जो इसे कर्म के और गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था को माना था। तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। और चौथा, दोनों वर्ग मूलक समाज के समर्थक थे। तो 1 3 और 4 सही है। इसमें असत्य पूछा है, असत्य होगा 2 नंबर। बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी दोनों समाज में वर्ग या वर्ग मूलक व्यवस्था के समर्थक थे, परंतु बौद्ध धर्म गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था मानते थे, जबकि ब्राह्मण जन्म के अनुसार मानते थे। उल्लेखनीय है कि बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते थे और ब्राह्मणों की निंदा करते थे, परंतु दोनों के विचार परिवार का पालन करने, निजी संपत्ति की रक्षा करने और राजा का सम्मान करने पर सम्मान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या का केंद्र था। तो बौद्ध विद्या का केंद्र में से कौन सा था। तो नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला, ये चारों हैं जो बौद्ध विद्या के केंद्र थे। तो 1 2 3 4, 4 नंबर ऑप्शन। बौद्ध विहार महान विद्या के केंद्र हो गए, जिन्हें आवासीय या छात्रावास या विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार के नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला महान बौद्ध विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि भारत में पूजित पहली मानव मूर्ति महात्मा बुद्ध की है। भारत में पूजित पहली जो मानव मूर्ति है यह महात्मा बुद्ध की है, यह बात सत्य है।
दूसरी, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में बनी है। महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो अधिकतर गांधार शैली के अंदर बनी है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों को तलाश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। तो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को तलाश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण नहीं, बल्कि इसके लिए भिक्षुओं के निवास स्थान बनाए गए थे, गुहाएं बनाई गई थी, ना कि स्तूप बनाए गए थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, 1 और 2 है जो इसका सही है। 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की है। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन के अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया है, जिसका परिणाम गांधार कला शैली के नाम से विख्यात है। भिक्षुओं भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाए गए और इस प्रकार उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों और पश्चिमी भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ। इसका संबंध जैन धर्म से है, न कि बौद्ध धर्म से। तो ये जो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे, इसका संबंध जैन धर्म से है, न कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए। उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ। तो वह 6 तत्व है जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। 2 नंबर ऑप्शन। जैन धर्म के अनुसार ये छह ये संसार 6 तत्वों से मिलकर बना है। ये 6 तत्व है तत्व, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनका मानना है कि यह संसार में हमेशा से था और आगे भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों में पहली बार जो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी, यह दी थी वैशाली के अंदर। बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में दिया गया था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। इसके बाद संघ में प्रवेश पाने वाली महिलाएं यशोधरा, नंदा और तथा आम्रपाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। महाजनपद काल में जो गणतंत्र थे, इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही कथन है, इनसे संबंधित कथन है। सबसे पहला है कि समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथ में होती थी। तो सभी गणतंत्रों की शक्तियां जो कुलीनों के हाथ में होती थी, यह बात सही है। दूसरे, अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे, यह भी सत्य है। तीसरा, अस्मक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था वह था अस्मक, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही है जो इसके राइट है। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। महाजनपद काल के समय गणतंत्रों में समूची शक्ति जनतांत्रिक कुलीन तंत्र के हाथ में होती थी, जिसका स्वरूप जातीय हो चुका था। शाक्य और लिच्छवी गणतंत्रों में शासक वर्ग में अनेक वर्णों के लोग शामिल होते हैं। महाजनपद काल के समय अधिकांश जनपद हिमालय की तराई में अवस्थित थे, जैसे पांचाल, अस्मक, कौशल, वज्जी, मल आदि। अस्मक महाजनपद दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी पैठन या पोतन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदीय कर व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पशुपालकों को जानवरों या
उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यह बात सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यह बात भी सत्य है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो आखेटक और संग्राहक जो कर से पूर्णतः मुक्त नहीं थे, सॉरी, इन्हें भी कर देना पड़ता था। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि कारीगरों तथा श्रमिक वर्ग के ऊपर कर लगाया जाता था। तो कारीगरों और श्रमिक वर्गों के ऊपर कर लगाया जाता था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर जो इसका असत्य है। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताने हैं तो 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। कथन 1, 2 व 4 सही है परंतु 3 गलत है, क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष कटा दिया था? तो बोध गया में बोधि वृक्ष किसने कटाया था? तो यह कटाया था शशांक ने। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था। शैव संप्रदाय के हुण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा इस धर्म को दूसरे देशों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म के कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला है कि यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। तो बौद्ध धर्म में जो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, यह बात सही है। दूसरा है कि ब्राह्मण धर्म के तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतांत्रिक था। यह भी सत्य है। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। तो यह धर्म है जो पुनर्जन्म को तो मानता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता, यह बात है जो गलत है। चौथा ऑप्शन है कि यह धर्म वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्यता रखता था। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है जो असत्य होगा। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म यह यह भी उपदेश देता था कि जो व्यक्ति दरिद्र भिक्षुओं को भीख देगा वह अगले जन्म में धनवान बनेगा। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से बाहर कर्म है, जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पूर्व में जो जनपद आएगा वह आएगा अंग। अंग जो है वर्तमान जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले, वह स्थान था अंग का। अंग के पश्चात मगध, मगध के पश्चात काशी, मगध के पश्चात काशी, फिर कौशल और सबसे पश्चिम में जो मत्स्य जनपद आएगा जो राजस्थान में स्थित है। तो बिहार से लेकर राजस्थान तक अंग, मगध, काशी, कौशल और मत्स्य, ये पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम है। 1 नंबर ऑप्शन। पूर्व से शुरू करने पर सबसे पहले अंग जनपद था जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। उसके बाद मगध जनपद और आधुनिक पटना और गया जिले तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। उसके बाद काशी जनपद, उसके पश्चिम में कौशल जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था तथा सबसे पश्चिम में जो मत्स्य जनपद पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजात शत्रु के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। तो बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया, यह बात गलत है, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। तो पहला ऑप्शन गलत है।
दूसरा है कि अजातशत्रु ने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। तो काशी और वैशाली को जो अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिलाया था, यह बात है जो सही है। तो एक गलत है और दो सही है। इसमें सही कथन पूछा है तो 2 नंबर सही होगा, केवल दो, 2 नंबर ऑप्शन। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया। उसने अपने समय में काशी और वैशाली को मगध में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। मगध राज्य के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो पहला है कि हर्यक वंश के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनाया था। उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के राजा उदयन ने जो पटना में एक किला बनाया था और पाटलिपुत्र का जो राजधानी बनाया, यह बात सही है। एकराट उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी। एकराट जो उपाधि है महापद्म नंद के द्वारा धारण की गई, ये बात भी सत्य है। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ये बात भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सत्य है। 1, 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन। उदयन अजातशत्रु के बाद मगध का शासक बना। उसने शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाया था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। नंद वंश का महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जिनकी भीम मूर्ति उठा लाए थे। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। मगध पर शिशुनाग के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो स्तूप के बारे में कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि महात्मा बुद्ध ने जहाँ स्तूप उपदेश दिए वहां पर स्तूप का निर्माण हुआ। तो स्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए उन स्थानों पर नहीं, बल्कि स्तूप का निर्माण हुआ था महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर। तो पहला ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 2 नंबर ऑप्शन है कि स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में प्रारंभ हुई थी। तो यह सत्य है। तीसरा, जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक का इस रूप में निर्माण किया था, यह भी सत्य है। चौथा है कि भरूच स्तूप प्रथम स्तूप है जो त्रिमेदी है। त्रिमेदी जो स्तूप है वह प्रथम स्तूप भरूच का स्तूप नहीं है, बल्कि त्रिमेदी आकार में जो प्रथम स्तूप का नंबर आता है वो आता है सांची का स्तूप। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो 2 नंबर और 3 नंबर, 1 और 4 गलत है, 2 और 3 है जो सही है। 2 और 3। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में मानी जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। आगे चलकर जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में स्तूपों का निर्माण किया था। सांची का स्तूप प्रथम स्तूप है जो त्रिमेधी स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत व विकसित चैत्य कौन सा है। तो वह कार्ले का चैत्य है। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काट कर चैत्य बनाया गया जो भारत में सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में सबसे
विशाल व सबसे सुंदर है। कार्ले हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं दिया था? तो गुजरात के चालुक्य, गंग और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन सातवाहनों ने जो जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था। सातवाहनों ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया। सातवाहन शासक वैदिक धर्मानुयायी एवं ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में जैन धर्म को संरक्षण संरक्षण दिया गया। मौर्य वंश में जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। चंद्रगुप्त के समय में इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार उसने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। इन्होंने अपना अंतिम जीवन श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ गंगा घाटी के जो कर्ण राज्य थे, उन कर्ण राज्यों के उल्लेख दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो अलकप के बुल्ली थे, यह बात सत्य है। सुसुमार पर्वत के भग थे, यह भी सत्य है। केशपुत्र के कालाम थे, यह भी सत्य है। मिथिला के मौर्य नहीं थे। मौर्य जो थे यह पीपली वन के थे। मौर्य जो है ये पीपली वन के मौर्य थे। वहीं मिथिला के थे विदेह। मिथिला के विदेह गणराज्य थे और मौर्य जो पीपली वन के थे। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसमें असुमेलित है। 1, 2 और 3 सही है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कपिलवस्तु के साक्ष्य, सुसुमार पर्वत के भग, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जो सही सुमेलित है? एक तरफ राजाओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो चंड प्रद्योत जो अवंती का शासक था और अजात शत्रु जो मगध का शासक था। प्रसेनजीत काशी का शासक नहीं था। 2 नंबर गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसमें सही सुमेलित पूछा है 1 और 3। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चंड प्रद्योत जो अवंती का शासक है, प्रसेनजीत जो कौशल का शासक और अजातशत्रु जो मगध का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ द्वारा बनाए गए गण संघ में कौन सी महिला गणधर शामिल थी? पार्श्वनाथ द्वारा बनाए गए गण या संघ में कौन सी महिला शामिल थी? तो वह थी पुष्पचूला। 1 नंबर ऑप्शन। पार्श्वनाथ द्वारा पुष्पचूला को महिला गणधर नियुक्त किया गया, जबकि पार्श्वनाथ की शिष्या सुनंदा थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नियुक्त किए गए गणधरों में शामिल नहीं था। महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नियुक्त किए गए गणधरों में शामिल कौन नहीं था? तो इसमें इंद्रभूति, अग्निभूति और सुधर्मन शामिल थे, लेकिन स्कंदल इसमें शामिल नहीं था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
पावा में महावीर स्वामी ने गण समूह गंधर्व का गठन किया, जिनका कार्य जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। ये प्रमुख थे इंद्रभूति, जो प्रथम गणधर थे। इसके अलावा वायुभूति, अग्निभूति, आर्यवक्त, सुधर्मन, मैत्रेय, प्रभाव, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, एकंपित और अचल म्रात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य कथन है दूसरी जैन संगीति को लेकर। तो सबसे पहला कथन है कि द्वितीय जैन संगीति के मथुरा वाचना की अध्यक्षता आचार्य स्कंदल ने की थी। तो ये सत्य है। मथुरा वाचना में श्वेतांबर पंथ का बहुमत था। यह भी सत्य है। वल्लभी वाचना की अध्यक्षता नागार्जुन सूरी के द्वारा की गई थी। यह भी बात सत्य है। चौथा कि इस संगीति में जैन साहित्य का संकलन किया गया और यह संगीति पूर्णतः सफल रही। तो इस संगीति में जैन साहित्य का संकलन तो हुआ था, लेकिन इसको वल्लभी की शाखा ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए संगति पूर्णतः असफल रही थी, ना कि सफल रही। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। इसमें पूछा सत्य नहीं है तो 4 नंबर ऑप्शन। जैन साहित्य का संकलन तो हुआ, परंतु वल्लभी के संतों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह संगीति असफल हुई। इस कारण तीसरी जैन संगीति वल्लभी में आयोजित हुई, जिसमें जैन साहित्य का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। तो भारत में निम्नलिखित जो विकास के चरण थे, इनका सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति विकसित हुई, फिर लोहे के हल बने, उसके पश्चात आहत सिक्के आए और आहत सिक्कों के पश्चात आए थे सोने के सिक्के। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के 6 शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा द्वितीय शताब्दी में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताने की कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल था, यह बात सही है। इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। तो पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का जो प्रयोग देखने को मिलता है, यह हमें मिलता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि यह उत्तरी काले पोलिस्टार मृद भांड का आरंभिक काल था। यह सत्य है। चौथा है कि वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुए। ये बात भी सही है। तो इसमें से सही कथन बताने तो सही कथन होंगे 1, 3 और 4। 2 नंबर इसका असत्य होगा। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। पुरातत्व के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी काले पोलिस्टार मृद भांड अवस्था का आरंभ काल है। इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी तथा यह बहुत चिकने और चमकीले होते थे। इस काल में ही गंगा के मैदानों में गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। कथन 2 असत्य है, क्योंकि ईसा पूर्व 3री सदी मौर्य काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय किए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि सिविल लॉ और दंड विधि क्रिमिनल लॉ तय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनाए, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। तो गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों
पर कौन से जो स्थलों पर जो शाक्यों स्तूप बने थे, इनका समर्थन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो इसके करते हैं पिपरहवा स्तूप। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नौगढ़ से 13 मील उत्तर की और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ पिपरहवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध के अस्थियों की मंजूषा मिली है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है, उससे पता लगता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। शाक्यों ने इसका निर्माण उनके शरीर का एक भाग प्राप्त करके बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्य को अधिग्रहित किया था? मगध के किस शासक ने काशी व कौशल राज्य को अधिग्रहित किया था? तो यह किया था अजातशत्रु ने। 4 नंबर ऑप्शन। अजातशत्रु मगध का प्रतापी शासक था जिसने कौशल व काशी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम थेरा निम्न में से कौन था? जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो वह था आर्य सुधर्मा। जैन धर्म का प्रथम थेरा आर्य सुधर्मा को माना गया। आर्य स्कंदिल ने द्वितीय जैन संगीत के मथुरा वासना की अध्यक्षता की थी, जबकि सुधर्मन को महावीर स्वामी ने केवलियन होने के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष बनाया था। भद्रबाहु ने जैन साहित्य के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था आज का सेकंड टेस्ट। कल इसके बाद हम करेंगे थर्ड नंबर टेस्ट, जिसके अंदर मौर्योत्तर युग, जिसमें शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप जो मौर्योत्तर युग के शासक थे उनके बारे में, उसके अलावा गुप्त काल और गुप्त काल के अलावा वर्धन वंश से संबंधित कल 100 प्रश्न करेंगे, जो तीसरा टेस्ट होगा। तो आप सब कल की क्लास भी जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।